इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर को 3 टॉपिक्स में देखेंगे। पहला टॉपिक से है धातु एवं अधातु के भौतिक अंतर, दूसरा टॉपिक से धातु एवं अधातु में रासायनिक अंतर और तीसरा टॉपिक से धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अगर इन 3 टॉपिक्सों को हम समझ लेते हैं बेहतर तरीके से तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से हम लिख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि धातु में भौतिक अंतर को समझना, धातु में रासायनिक अंतर और सक्रियता श्रेणी को समझना। सबसे पहले इन टॉपिक्सों को के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद फिर उससे संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को नीचे डिस्कस किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। तो सबसे पहले पहला टॉपिक्स को देख लेते हैं, धातु एवं अधातु में अंतर। तो धातु एवं अधातु में पहला अंतर जो है वो क्या है कि धातुएं आघातवर्धीय एवं तन्य होती है। धातुएं जितने भी होती है वो क्या होते हैं, आघातवर्धीय। आघातवर्धीय का अर्थ होता है जिसे हम पीट कर चादर की जैसा फैला सकते हैं, और तन्य का अर्थ होता है कि जिसे हम तार के रूप में खींचा जा सकता है, तार के रूप में खींच सकते हैं। तो धातुओं में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम, लोहा, तो ये सब आघातवर्धीय एवं तन्य होते हैं। इन्हें चादर की जैसा भी फैलाया जा सकता है और तार के जैसा भी खींचा जा सकता है। लेकिन अधातु जैसे कि कोयला मान लेते हैं, तो अधातु क्या होते हैं, आघातवर्धीय एवं तन्य नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं। भंगुर होते हैं इसका अर्थ ये हुआ जैसे कोयला पर अगर प्रहार किया जाएगा तो ये भंगुर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो धातुओं में आघात वर्धीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। दूसरा अंतर क्या है कि धातुएं चमकदार होती है, अर्थात धातुएं चमकती है, उसमें चमक पाया जाता है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता। लेकिन एक अपवाद में आता है एक ऐसा अधातु जिसमें चमक पाया जाता है, वो है आयोडीन। तो इसे याद रखेंगे, अधातुओं में चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद में आयोडीन आता है जो चमकता है। आयोडीन का अर्थ होता है नमक, और आप जानते हैं नमक सफ़ेद होता है जो दूर से ही चमकता है। अगला अंतर देखते हैं, अगला अंतर क्या है। अगला अंतर है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात धातुओं से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है और विद्युत को भी, अर्थात बिजली भी प्रवाहित होती है। ये अच्छा सुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, एक ऐसा धातु है जिससे अगर बिजली गुजारने का प्रयास किया जाए तो वो नहीं गुजरता, वो क्या है, सीसा। अधातुएं में देखते हैं, अधातुएं ऊष्मा में विद्युत के कुचालक होती है, अर्थात अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का संचालन नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनसे नहीं प्रवाहित हो सकती है विद्युत और ऊष्मा। लेकिन अपवाद में एक है जिससे बिजली भी प्रवाहित होती है और ऊष्मा भी, विद्युत प्रवाहित होती है, जो अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिससे बिजली को प्रवाहित किया जा सकता है। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल का जो लीड होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला अंतर क्या है, धातुएं कठोर होती है। धातुएं में कठोरता का गुण पाया जाता है, वो काफ़ी कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद में 2 धातु ऐसे हैं जिसमें कठोरता नहीं पाया जाता है, वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे 2 धातुएं हैं जिसे चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। और जिन धातुओं को चाकू से काट सकते हैं उनमें कठोरता नहीं हो सकता। तो धातुएं में जितने भी धातुएं होते हैं प्रायः सब में कठोरता पाया जाता है। लेकिन अपवाद में 2 धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिसमें कठोरता नहीं पाया जाता। अधातु में क्या देखते हैं, अधातुएं में कठोरता नहीं पाया जाता, वे कठोर नहीं होते हैं। लेकिन अपवाद में एक ऐसा धातु है जिसमें कठोरता पाया जाता है, अर्थात वो काफ़ी कठोर होता है, वो होता है हीरा। और हीरा क्या होता है, कार्बन से बना होता है, अर्थात कार्बन का ये अपरूप है हीरा। अगला अंतर क्या है, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितने भी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था में जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में होता है। और जो पानी की तरह होगा वो द्रव अवस्था में, और जो
हवा की तरह होगा, वह गैसीय अवस्था में होता है। तो धातुएं जितने भी होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक अपवाद है, एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा, जिसे मरकरी भी कह सकते हैं। तो मरकरी पारा दोनों ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं में क्या देते हैं, अधातुएं ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठोस की अगर बात किया जाए तो जैसे कि कोयला हो गया, तो कोयला ठोस में होता है। द्रव की बात किया जाए तो द्रव में ब्रोमीन होता है, और गैस में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधातुएं हैं जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु जो प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। अगर धातु पूछता है तो पारा। अगला अंतर देखते हैं, अगला अंतर क्या है। अगला अंतर है धातुओं का गलनांक उच्च होता है। गलनांक का अर्थ होता है ये कितना टेम्परेचर धातुओं को दिया जाए कि वो गलना शुरू कर देता है। तो गलनांक क्या होता है, काफ़ी ऊंच होता है। लेकिन अपवाद में दो ऐसे धातु का नाम है जिसका गलनांक उच्च नहीं होता है, वो क्या है, सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जिसे अगर हथेली पर रख दिया जाए तो हथेली का जितना भी तापमान होता है, ऊर्जा होता है, जितनी गर्मी होती है, उसी गर्मी से ये पिघलना शुरू कर देते हैं। तो इनका गलनांक काफ़ी कम होता है धातुओं में। दो ऐसे धातु हैं सीजियम और गैलियम, जबकि यह धातुओं के गलनांक उच्च नहीं होता है, ये काफ़ी कम ताप पर गलना शुरू कर देते हैं। अब इस टॉपिक्स के बाद धातुओं एवं धातुओं के भौतिक अंतर जितना भी ऊपर बताया गया, इन धातुओं के आधार पर नीचे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। उन प्रश्नों को आप देखेंगे कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। बाकी फिर अंत में तो बताएंगे ही कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात धातुओं को पीट कर उसे चादर की जैसा फैलाया जा सकता है। शीट का अर्थ होता है चादर, लंबा चौड़ा फैलाया जा सकता है। वो किस गुण के कारण होता है, तो इसका गुण क्या है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का ही वह गुण है जिसके कारण धातुओं को पीटकर चादर की जैसा फैलाया जा सकता है। दूसरा क्या है, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें उनके तार खींचे जा सकते हैं, तार के रूप में बदला जा सकता है, वह कौन सा गुण होता है, तो उसका गुण है लचीलापन या तन्यता। तन्यता सबसे महत्वपूर्ण आंसर हो सकता है, लेकिन लचीला अगर तन्यता ऑप्शन में नहीं रहता है तो लचीलापन टिक लगाएंगे। तो किस गुण के कारण तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो वो है तन्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कुछ अधातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है और सभी अधातुएं तन्य होती है। तो ऊपर हम लोग जान चुके हैं कि अधातुओं में तन्यता नहीं पाया जाता, अर्थात अधातुएं तन्य नहीं होती है। तो ये दोनों ऑप्शन इस तर्क के आधार पर कट हो जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाता है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, मतलब कि लगभग सभी धातुएं तन्य होती है, कुछ धातुएं तन्य नहीं होती, सभी धातुएं तन्य होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धातुएं तन्य होती है। कुछ धातु जैसे शीशा को मान लेते हैं, ये तन्य नहीं होता जबकि धातु है, तो अपवाद में आता है। और जो भी चीज़ अपवाद में कर लिया जाए उसे माना नहीं जाता है, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है अर्थात जिससे बिजली नहीं जा सकती है, नहीं प्रवाहित होता, तो कहते हैं शीशा। शीशा एक ऐसा धातु है जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होता है, और शीशा को ही क्या कहते हैं, लेड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Pb, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम और एक पोटेशियम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सोडियम, तो उसे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु क्या है,
तो आप ऊपर बता चुके हैं। आप बात करिए इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है जो द्रव अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छी चालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, अर्थात बेहतर तरीके से विद्युत को गुजारा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चांदी सबसे बेहतरीन विद्युत का चालक है, सबसे बेहतरीन विद्युत का चालन करता है। अगला प्रश्न है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु का नाम है जिसमें चमक होती है, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या था। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। आयोडीन ही एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत जिसमें क्या होता है, चमक होती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उम्मीद करते हैं आप जान रहे होंगे। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, जो विद्युत का चालन करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है, एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होता है। तो वह कौन सा धातु है जो कठोर होता है। कठोरता अधातुओं में नहीं पाया जाता, जब बल्कि धातुओं में पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में भी एक अधातु ऐसा है जो कठोर होता है, जिसका राइट आंसर है हीरा, जो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। इसीलिए शायद ये कहाँ पाया जाता है, तो कोयले के खदानों में मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद करिए कौन था, ग्रेफाइट तो नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अधातु है जो ठोस होता है, तो हीरा। हीरा क्या है, एक अधातु है, और ये क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये पानी के जैसा या गैस के जैसा नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो तांबा क्या है, धातु है। एल्युमिनियम धातु है, लोहा भी धातु है। ये सल्फर क्या है, सल्फर धातु नहीं है। तो ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सल्फर, क्योंकि एक सल्फर क्या है, ये अधातु है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात जिसे पीटकर और चादर के जैसा फैला दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक को पीटकर चादर के जैसा फैलाया जा सकता है। जिंक का अर्थ होता है लोहा, लोहे को ही क्या कहते हैं, जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ऐसा कौन सा धातु है जिसके उपयोग पेंसिल के लीड में बनाने के लिए किया जाता है। ऊपर हम बता चुके हैं कौन सा धातु है जिसको पेंसिल के लीड को बनाने के लिए किया जाता है, तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न को देखते हैं, एक अधातु जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। मतलब कौन सा धातु है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, जल को शुद्धिकरण में किया जाता है, कीटाणुओं को मारने के लिए, जो जल में, कुएं में या फिर गड्ढों में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग क्या किया जाता है, जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। किस धातु को खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, अगर धातु में इसका यूज किया गया हो तो ये पहला टॉपिक्स बता चुके हैं। पहला टॉपिक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बता चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक्स को समझते हैं, जो है धातु एवं धातु में रासायनिक अंतर। पहले इस टॉपिक्स को समझते हैं कि धातु एवं धातु में रासायनिक अंतर क्या है, और फिर इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि धातु एवं धातु के रासायनिक अंतर क्या है। तो धातु
ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो आधात्विक ऑक्साइड बनाती है। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धात्विक ऑक्साइड, और अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगला अंतर क्या है, धातुएं के ऑक्साइड जो बनते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, उसकी प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। अर्थात क्षारीय का अर्थ होता है वह स्वाद जो कड़वा लगे, और जब अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, वो अम्लीय होती है। अम्लीय का अर्थ क्या है, वह स्वाद जो खट्टा होता है। अगला अंतर क्या है, धातु अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आयन बनाते हैं। जब भी धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो ये अपने आयन को क्या करते हैं, खो देते हैं, और खो कर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। और अधातु अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। अधातु अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, अधातु अपने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके, यहाँ खोकर नहीं होगा, यहाँ पे प्राप्त करके होगा। अर्थात जो धातुएं इलेक्ट्रॉन को खोते हैं वही अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, तो खोकर धन आयन और प्राप्त करके ऋण आयन बनाते हैं। अगला डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, तो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, और अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला डिफरेंस है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस, और अगर जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड बनाती है। जबकि अधातु के साथ क्या है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड है, यानी अधातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है, वो अधातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है, और वो अभिक्रिया करके क्या करती है, अम्लों का निर्माण करती है। तो यहाँ तक जो डिफरेंस था वो धातु एवं धातु में रासायनिक अंतर था। अब इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। अगर इस टॉपिक्स के अंतर को आप फिर से वीडियो को पीछे करके देखें और फिर से समझें तो नीचे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है इस टॉपिक्स का वो है, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातुएं के ऑक्साइड होते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। यहाँ पे है अधातु, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अधातु आ से है, यहाँ पे अम्लीय आ से है। और धातु में क्षारीय, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। अगला प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो हम रासायनिक अंतर में बता चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। अम्लीय अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं और क्षारकीय धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है, तो इस टॉपिक से इतना ही प्रश्न है, तो वही प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक से है वो सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी का अर्थ होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, वो मतलब कि कौन धातु है जो सबसे जल्दी क्या करता है, किसी भी अधातु से अभिक्रिया कर सकता है, जो तो उसको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम की अभिक्रियाशील सबसे अधिक है, अर्थात ये पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर कभी पोटेशियम और सोडियम में टक्कर हुआ तो कौन जीतेगा, पोटेशियम जीतेगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की क्रियाशीलता क्या है, सबसे अधिक है। तो आप इस सक्रियता श्रेणी के को थोड़ा याद रख लेंगे। पहला में क्या है, पोटेशियम, दूसरा में है सोडियम, तीसरा में कैल्शियम, और चौथा में मैग्नीशियम,
और फिर है एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अगर यहाँ पे बात किया जाए सक्रियता श्रेणी में जितना भी धातु का यहाँ पे नाम दिया गया है उनमें से सबसे कम अगर कोई सक्रियता से अभिक्रियाशील धातु है तो क्या है, गोल्ड यानी सिल्वर। अर्थात गोल्ड है Au, मतलब कि ये काफ़ी हद तक कम अभिक्रिया करता है किसी भी चीज़ से। यही कारण है कि गोल्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये जल्दी क्या कहते हैं इसमें, ये जल्दी क्षय नहीं होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है। जबकि जो धातु जल्दी किसी से भी क्या अभिक्रिया कर सकती है, ऑक्सीजन से, हवा से, जल से, तो वो जल्दी खराब हो जाती है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम में होता है, उसके बाद सोडियम में होता है। और इसमें जितना भी तत्व दिया गया है उनमें से अगर सबसे कम होता है वो किस में होता है, गोल्ड में होता है। तो सक्रियता श्रेणी के कुछ तत्व ऊपर से और कुछ तत्व बीच से याद रखेंगे। अब इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न ही है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। तो सबसे अधिक जो सक्रिय धातु है वो कौन है, पोटेशियम। अब पोटेशियम को किससे सूचित करते हैं, के से, और दूसरा में था सोडियम। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो पोटेशियम के बाद अगर देखा जाए तो सबसे क्रियाशील धातु था वो था सोडियम। तो सोडियम के साथ सबसे अधिक जल के साथ सबसे अधिक जल्दी अभिक्रिया करती है तो वो क्या है, सोडियम। अगर सोडियम को वायुमंडल में भी रख दिया जाए अर्थात खुले हवा में रख दिया जाए तो भी इसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। अगर प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो ये पानी में अगर सोडियम को रखा जाता है तो ये विस्फोट हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है, कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। जो सक्रियता श्रेणी में देख चुके थे सबसे नीचे था, तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखने से वो क्या होती है, पिघलने लगती है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। अगर आपने प्रारंभ से ठीक से वीडियो को समझा है, ठीक से देखा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताया गया है कि कौन सा धातु है जिसे हथेली पर रखने से वह पिघलने लगती है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दें। अगर आप वास्तविक में एक स्टूडेंट हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आप इससे आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो बेहतर होंगे। तो मिलते हैं एक अगले और नए वीडियो में। और उससे पहले क्या कर दे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।